Dear student, welcome to our YouTube channel एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग में। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त का आप लोग को ढेर सारा बधाई हो। और इसके साथ ही हम लोग यूनिट 2 पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखते हैं फेल्योर ऑफ ए रिबीट जॉइंट। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कनेक्शन का, क्योंकि अगर इस पार्ट को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोग डिजाइनिंग जो करते हैं कनेक्शन का, तो वो कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा रिबीट कमज़ोर होगा। अब कमज़ोर कहाँ होगा, जहाँ पे फेल करेगा। तो फेल्योर जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ चांसेस है, उसका स्टडी करके उसको ही हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उस पे ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फेल्योर ऑफ ए रिबीट जॉइंट, तो इसका इसको देख लेते हैं। ए रिबीट जॉइंट में फेल इन एनी ऑफ द फ्लोइंग वेज। ठीक है, तो किसी एक तरीके से, जितना भी नीचे दिया गया है उसमें से किसी भी तरीके से वो फेल कर सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सा फेल्योर है। तो फर्स्ट वन है शेयर फेल्योर ऑफ रिबीट्स। देखेंगे नीचे डिटेल से, उसके पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा है, देख लेते हैं। दूसरा है शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट्स। तीसरा है टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। चौथा है बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। और पांचवा है बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिबीट्स। तो ये जो पांचों फेल्योर है, इसको एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि शेयरिंग फेल्योर ऑफ रिबीट क्या होता है और कैसे होता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। शेयर स्ट्रेस आर जनरेटेड व्हेन द प्लेट स्लिप ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। द मैक्सिमम forced shear force in the rivet may exceed the nominal shear capacity of the rivet takes place at the rivet shear plane. The rivet may fail in single shear और डबल shear। देखिए, जिस फोर्स के लिए हम लोग रिबीट को जिस फोर्स के लिए हम लोग रिबीट को डिजाइन किए हैं, तो वो फोर्स तो वो आराम से बियर कर लेगा। लेकिन जब ये फोर्स मतलब कि बढ़ जाएगा, जब ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो बढ़ने से क्या होगा, ये प्लेट क्या होगा, स्लीप कर जाएगा। स्लीप करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका रिबीट है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो टूटता है, तो टूटने के कारण जो फेल्योर होता है, उसको क्या बोलते हैं, शेयर फेल्योर। क्या बोलते हैं, शेयर फेल्योर ऑफ रिबीट। अब देखिए, शेयर फेल्योर ऑफ रिबीट बोले, अब जो टूट गया, टूटने के बाद जो प्लेन आता है यहाँ पे, जो ये टूट गया रिबीट, इसके बाद जो ये इसका जो प्लेन आएगा, ठीक है, इसका जैसे ये टूट गया और उसके बाद ये मान लिया जाए ये रिबीट है और ये टूटा हुआ रिबीट है। तो ये टूटा हुआ रिबीट का ये जो प्लेन होगा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू में, तो ये कैसा गोल दिखेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर प्लेन बोलेंगे। अब देखिए, समझ लेते हैं सिंगल शेयर क्या होता है और डबल शेयर क्या होता है। जब टूटने के बाद एक प्लेन हमको मिले तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल शेयर। अब जब टूटने के बाद दो प्लेन मिले तो उसको क्या बोलेंगे, डबल शेयर। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये तीन प्लेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फोर्स लगा और ये क्या हुआ, ये पोर्शन टूट के अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पोर्शन में देखिए, एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन यहाँ बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल शेयर। तो ये पॉइंट जो है, ये आगे आपको डिजाइनिंग में बहुत काम देगा। तो हम लोग जब डिजाइनिंग देखेंगे तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट्स। शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट। अब देखिए, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट क्या होगा, तो देखते हैं डिफिनेशन, उसके बाद समझेंगे। ए प्लेट में फेल इन शेयर अलोंग टू लाइंस इफ मिनिमम एज डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइड। देखिए, हम समझ लेते हैं कि मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है। हम जब बताए थे आपको मिनिमम एज डिस्टेंस, उसमें डिटेल से बताए थे कि वहाँ पे प्लेट का टेंशन फेल्योर हो जाता है, या वो क्या होता है कि वो
क्या करता है, प्लेट को तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और देखिए मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है, दो तरह से होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग हैंड कटिंग करेंगे तो वहाँ पे मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है, 1.7 डी। अगर हम लोग क्या करेंगे, मशीन कटिंग करेंगे तो वहाँ पे एज डिस्टेंस क्या होगा, 1.5 डी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिबीट प्रोवाइड किए और मिनिमम जितना हमको चाहिए उससे क्या कर लिए, उससे उससे उसको मेंटेन नहीं किए और हम लोग रिबीट प्रोवाइड कर दिए। तो रिबीट प्रोवाइड किए तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स डालेंगे तो अगर फोर्स क्या होगा, जितना मतलब कि इस पे जो लोड हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इतना डालना है, अगर उतना डाल दिए और हम लोग एज डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किए तो क्या करेगा, ये पोर्शन तोड़ते हुए ये निकल जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है इसको तोड़ते हुए निकल गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट। क्या कहेंगे, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट। तो आगे हम लोग देखते हैं टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट क्या है उसको पहले समझ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। देखिए, दिस इज ऑल्सो नॉन एज टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट। ए प्लेट में फेल बाय टीयरिंग इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट एट द नेट क्रॉस सेक्शन में एक्सीड बाय वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये फिगर देख लीजिए। इसमें क्या होगा, आप देखिए पहले अभी जो हम पीछे देखे थे, क्या देखे थे, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट। उसमें क्या हो रहा था, शेयर फेल्योर प्लेट में उसमें भी प्लेट ही टूट रहा था, आपका क्या हो रहा था, प्लेट टूट के निकल रहा था। और टीयर फेल्योर ऑफ प्लेट में भी क्या होगा, प्लेट टूट जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लेट पूरा टूट के निकल जाएगा जितना भी उसके अलाउंग रिबीट है। तो इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ये फेल हो रहा था, ये क्या हो रहा था कि एज डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए। अब हम क्या किए कि एज डिस्टेंस भी मेंटेन किए, ठीक है, एज डिस्टेंस भी मेंटेन किए अच्छे से। और वहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे टेंसाइल, इस वाला फिगर में देखिए, इस वाला फिगर में क्या हुआ था, टेंसाइल लोड मेरा डिजाइन जितना था उतना ही डालें और ये टूट के निकल गया। इसमें क्या करेंगे, जब टेंसाइल लोड जो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे वो जितना होगा उससे जब ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तब ये पार्ट आपका टूट के निकलेगा। इसमें क्या था कि डिजाइनिंग टेंसाइल स्ट्रेस पे ही टूट रहा था, इसमें क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, जितना हम लोग डिजाइन किए थे उससे ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होता है इसमें कि जब ये देखिए दो प्लेट को कनेक्ट किए और जब वहाँ पे हम लोग जब डिजाइनिंग कर रहे थे, तो डिजाइनिंग के बाद आगे जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिजाइनिंग करेंगे कि कितना लोड के लिए कितना होना चाहिए, तो उसमें देखेंगे। तो बस यही आप लोग समझ लीजिए अभी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, लोड को, टेंसाइल लोड या कंप्रेशन लोड को पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इस वाले प्लेट पे हम लोग फोर्स डालें तो वो क्या था कि जितना पे वर्क करना चाहिए था, मान लिया जाए कि 1000 किलो न्यूटन पर हमारा वर्क करता है, ठीक है, और क्या हो गया, वो हो गया 2000 किलो न्यूटन, या मान लीजिए कि 1200 किलो न्यूटन अगर हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, वो क्या गया, प्लेट टूट के निकल जाएगा। ठीक है, प्लेट टूट के निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। ठीक है, टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। ठीक है, क्या देखेंगे, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। देखिए, दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्रशिंग ऑफ प्लेट। ठीक है, ए प्लेट में बी क्रश्ड व्हेन द बेयरिंग स्ट्रेस इन द प्लेट एक्सीड द वर्किंग बेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब देखिए बेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, इसमें जितना हम लोग उसमें लोड लगाएंगे, ठीक है, वो लोड लगाने के बाद जब वो लोड एक्सीड कर जाएगा तो एक्सीड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस फिगर से समझते हैं। जब ये दो प्लेट था, यहाँ पे लोड क्या हो गया, एक्सीड हो गया, तो क्या करेगा, इस प्लेट को क्या करेगा, आगे की तरफ उसके होल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक अपना होल था, होल डायमीटर ये जो वाइट वाला है। अब क्या किया कि बेयरिंग फेल्योर में क्या करेगा, इस होल को जो है
रिबीट के प्रेशर से क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट है वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। ठीक है, प्लेट में धंस जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। अब देखिएगा कहीं कहीं आप लोग जैसे कि मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल समझ लीजिए, जो भी मोटर कार हो गया या ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वहाँ पे आप लोग कहीं पे देखते होंगे कि जहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ प्लेट में, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या होता था कि जैसे चलते चलते वहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन या क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन लगते लगते ये क्या हो जाता है कि इसका जो होल है, ये इसका होल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का जहाँ पे फेल्योर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। क्या होगा, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो इसका फिगर इस टाइप से देख लेते हैं, इस टाइप से होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिबिट। बेयरिंग फेल्योर में क्या होगा, अब प्लेट में हम क्या देखें, प्लेट धंस गया था। अब क्या देखेंगे इसमें, बेयरिंग फेल्योर और रिबिट में, बेयरिंग फेल्योर रिबिट में रिबिट धंस जाएगा, बेयरिंग में फेल हो जाएगा। मतलब कि बेयरिंग मतलब क्या, जो उसका लोड बियर करने का कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखिए प्लेट और रिबिट जो है टेंसाइल मटेरियल होता है, ठीक है, सॉरी डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, वो जल्दी टूटता नहीं है, पहले वो क्या होगा, फेल हो जाएगा, या तो वो क्या होगा, धंस जाएगा, या वो पचक जाएगा। इस टाइप से समझ सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, कि वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा या पचक जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी जब उसके बाद भी वो उसके बाद ही वो टूटता है। मतलब कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो पहले आपको क्या देता है कि आपको एक वार्निंग दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डक्टाइल मटेरियल है, तो वो क्या हो गया, पहले ये धंस गया, तो वो आपको वार्निंग दिया कि मेरा जो है बेरिंग कैपेसिटी कम हो गया भाई, अब हमको चेंज कर दो, नहीं तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। समझ तो लिए हैं, केवल डिफिनेशन देख लेते हैं। बेरिंग फेल्योर ऑफ रिबिट अकर्स व्हेन द रिबिट इज क्रश्ड बाय द प्लेट एज द हाईएस्ट स्ट्रेस प्लेस्ड प्रेस द रिबिट इज कॉल्ड द बेरिंग फेल्योर ऑफ रिबिट। अब देखिए हम लोग क्या किए कि भाई आप प्लेट का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ले लिए, ठीक है, और क्या किया, रिबिट का जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब लोड लगेगा तो लोड लगने के बाद क्या करेगा, वो जो है रिबिट को क्रश कर देगा, मतलब कि उसको पचका देगा, दाब देगा। जैसे ये देखिए, ये इस टाइप से दाब दिया, इधर से भी, ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के फेल्योर का क्या बोलेंगे, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिबिट। अब देखिए ये फेल्योर जितना पढ़ें वो इम्पोर्टेंट है। अब जितना भी फेल्योर है इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार ही हम लोग किसी भी मेंबर का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एजम्पशन। तो देखिए एजम्पशन क्या क्या होता है रिबिट कनेक्शन में। ठीक है, तो एजम्पशन फॉर द डिजाइन ऑफ रिबिट जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए procedure for the design of a rivet joint is simplified by making the following assumption and by keeping in view the safety of the joint। ठीक है, तो assumption क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए लोड इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द रिबीट। अब देखिए रिबीट कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड किए हैं, और रिबीट कनेक्शन में हम लोग को क्या एज्यूम करना है कि भाई लोड जो है पूरे रिबीट पे क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे ये कनेक्शन हमारा है, ठीक है, ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, तो दो प्लेट है, दो प्लेट का कनेक्शन किए। यहाँ पे बहुत सारा रिबीट हम लोग प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे जो भी रिबीट होगा, तो रिबीट में जो आपका स्ट्रेस होना चाहिए या लोड होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे मतलब सभी जगह। ऐसा नहीं है कि किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। अगर वैसा होगा तो क्या होगा, आपका कनेक्शन फेल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये समझ लिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्ट्रेस इन प्लेट इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। अब देखिए
ये प्लेट पहले तो रिबीट था, अब ये प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। तो अब देखिए स्ट्रेस जो आएगा इसमें लोड के कारण, अब इस प्लेट में और इस प्लेट में दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन इसका, अब स्ट्रेस को हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई यूनिफॉर्मली होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा क्या होता है P, मतलब लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए लोड तो जो है ही, वो तो ज़्यादा या कम, जो हम लोग 1000 किलो न्यूटन अगर उस पर लगाएं तो पूरे में 1000 किलो न्यूटन होना चाहिए। अब देखिए इसका यूनिफॉर्म कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा उसके एरिया के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करिएगा, प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या लेंथ ब्रीथ या जो भी है, तीनों लेंथ ब्रीथ सॉरी यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इसका ब्रीथ और थिकनेस लेते हैं। ये ब्रीथ हो गया, ये ब्रीथ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, और इसका थिकनेस, प्लेट का थिकनेस कुछ होगा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक प्लेट यहाँ पे आप चौड़ा ज़्यादा कर दिए, यहाँ पतला कर दिए और फिर यहाँ पे मोटा कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो ये डिजाइनिंग में हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस assumed to be uniformly distributed over the gross area of rivet। शेयर स्ट्रेस हम लोग समझ चुके थे कि वो क्या होता है, कि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जब जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो शेयर स्ट्रेस क्या लगेगा, शेयर स्ट्रेस इसी के पैरेलल में लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट पे देखे थे, ज्वाइंट में देखे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा था, इस रिवेट पे शेयर स्ट्रेस लग रहा था। तो ये जो शेयर स्ट्रेस होना चाहिए पूरे प्लेट में कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा पॉइंट, बेरिंग स्ट्रेस इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द प्लेट एंड रिवेट। बेरिंग स्ट्रेस वही जो कि क्या हो रहा था कि जैसे कि ये हमारा अगर कनेक्शन है तो उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे क्या ये क्या हो रहा था, ये आपका क्या हो रहा था कि होल ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, या फिर क्या हो रहा था रिबीट में क्या हो रहा था, रिबीट में ऐसे धंस जा रहा था, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, ये जो बेरिंग फेल्योर हो रहा था प्लेट का या रिबीट का, उसका मेन कारण क्या था, ये यहाँ पे जैसे फेल हो रहा है बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, तो यहाँ पे क्या किया, रिबीट का स्ट्रेंथ इसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर दिए हैं, किसके, प्लेट के स्ट्रेंथ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिए, प्लेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दिए हैं, किसके, रिबीट के। तो ये क्या करेंगे, दोनों जो है दोनों का स्ट्रेंथ जो है सेम होना चाहिए ताकि वो बेरिंग फेल्योर ना हो, ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इन रिबीट इज नेग्लेक्टेड। बेंडिंग स्ट्रेस इन रिबीट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग क्या करेंगे, रिबीट में नेग्लेक्ट करेंगे। बेंडिंग आने से क्या होगा, हमारा जो है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होता है, जैसे कि कोई मेंबर है, ठीक है, और उसमें बेंडिंग लगने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोड लगाए, बेंडिंग लगने से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होने का चांस होगा। तो उसको क्या करेंगे, वो चीज़ को रिबीट में होने से नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 6 नंबर, रिबीट होल इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिबीट। आप देखिए रिबीट होल जो बनाएंगे, रिबीट होल कैसे बनाते हैं, रिबीट होल हम बनाते हैं जैसे कि 25 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर का अगर रिबीट होगा तो वहाँ पे हम लोग होल कैसे बनाते हैं, होल ले लेते हैं 5 + 1.5 mm, मतलब कि ये ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। होल का क्या हो जाता है, रिबीट से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग रिबीटिंग करते हैं तो वो रिबीटिंग करने के दौरान क्या हो जाता है कि वो जो होल होता है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो वही कहता है कि रिबीट होल इज एज्यूम टू बी कम्प्लीटली फिल्ड बाय रिबीट। रिबीट से पूरा तरह कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, नहीं अगर वैसा होगा तो वह क्या होगा, वो आपका कनेक्शन में फेल्योर होने का चांस है।
ठीक है, तो उसको आप लोग को क्या करना है, कंप्लीटली फिल करना है। 7वां नंबर, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 प्लेट प्रोवाइड किए, तो इसको इतना टाइटली आपको पैक करना है, ये टाइटली पैक करना है कि इस दोनों के बीच फ्रिक्शन ना हो। मतलब कि ये दोनों प्लेट एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि स्लीप ना हो। स्लीप होगा तो फिर क्या हो जाएगा, शेयर फेल्योर ऑफ रिबीट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये रिबीट को तोड़ देता है अगर इसका स्लीपेज होगा। तो इसलिए क्या कहता है, इसका और इसका मूवमेंट ना हो, फ्रिक्शन ना हो। तो ये आपका क्या था, एजम्पशन इन किसमें, रिबीट कनेक्शन में। तो इसके साथ ही आज का वीडियो बस इतना ही। तो डियर स्टूडेंट, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।